1962 के इलेक्शन में ईदी साहब जीते थे, बीडी इलेक्शन में। अच्छा। तो अयूब खान के बेटे ने फ़ोन किया, अभी असेंबली मेंबर है जी हाँ। उसने फ़ोन किया कि ईदी साहब आप वोट जो है वो हमें देंगे। ईदी साहब ने कहा मैंने आपको वोट नहीं दूंगा, मैं फातिमा जिन्ना को वोट दूंगा। अच्छा। तो वो उन्होंने थोड़ी सी तल्ख ज़बान इस्तेमाल की। तो ईदी साहब ने कहा मैं बाहर बाकड़े पे सोता हूँ, जो हो सकता है कर लेना। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा और नहीं दिया वोट, मैंने नहीं दिया वोट। नहीं, फातिमा जिन्ना को वोट दिया। अच्छा। चंद लोगों ने दिया था, उसमें ईदी साहब एक। वाह वाह वाह, अच्छा। फैसल अली साहब के लिए बहुत सारी तालियां एक दफा बजा दें अगर। क्या बात जनाब। और वसीम भाई, अभी हालिया कुछ दिन पहले ही हमें ये एजाज़ हासिल हुआ कि हमने फैसल भाई के साथ एक पॉडकास्ट की। हाँ, बहुत ही अलग मौज़ूआत पे आज भी ज़रा हम कुछ मौजूद ऐसे छेड़ेंगे। अच्छा। ईदी साहब की ज़िंदगी के हवाले से और वाह, वाह। हालिया कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर बहुत लुत्फ़ आया और मैं उस दिन के बाद से और ज़्यादा मद्दाह और फ़ैन हो गया हूँ। अच्छा, क्या बात है, वाह वाह। एक बहुत ही छोटी सी जो एम्बुलेंस की तरफ की गाड़ी पे ये आए, हालांकि कमर में बहुत शदीद दर्द था उस दिन, और मुझे देख के हैरत हुई कि ईदी साहब के साहबजादे जो हैं वो। क्या बात है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपका भी आने का भी, और जिस लेगेसी को लेकर आप चल रहे हैं माशाल्लाह, उसके लिए भी बहुत 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 मुबारकबाद भी आपको, और आपका बहुत शुक्रिया भी। आगाज़ यहाँ से करते हैं कि उस दिन भी मुझे अंदाज़ा हुआ और लोगों को भी ये होगा कि आपकी तबीयत ज़रा खामोशी से काम करने वाले लोगों में से ज़्यादा हैं आप, लेकिन फ़ी ज़माना ज़रा ये ज़रूरत है कि थोड़ा सा काम जो है ना उसके बारे में बताया भी जाए ताकि लोगों का एतमाद भी बढ़े। ये ज़रा हमें बताइए कि ईदी साहब की रुख़्सत के बाद से अब तक जो ईदी फाउंडेशन है उसका काम बढ़ा है, वहीं रुका हुआ है, और ज़रा। नहीं, काम बढ़ा है, आई एम श्योर काम बढ़ा है और अभी भी मज़ीद बढ़ता जा रहा है। और मैं थोड़ा सा इसको कंपाइल कर रहा हूँ, बहुत सारा रिकॉर्ड हमारा, ताकि और इसको मैं फैला सकूँ। ज़रूर। और हमारे मुख्तलिफ और नए प्रोजेक्ट्स भी आएंगे जो कि पाकिस्तानियों की ज़्यादा खिदमत कर सकेंगे, हम अच्छे अंदाज में कर सकेंगे और ज़्यादा जो है वो सिमतों में कर सकेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। और ये कि ज़हरा ईदी साहब की शख्सियत का जो सहर था, जो जादू था, और फिर कई दिहाइयों तक लोगों ने उनको देखा कि वो सड़कों पर बहुत ही आजिज़ी के साथ, बहुत सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी भी गुजार रहे थे और ख़िदमत भी कर रहे थे। तो उसके बाद से जो फ़ंड्स का मामला है, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली या कमी बेशी हुई है ईदी साहब के जाने के बाद? हाँ, इतनी कमी तो हुई, लेकिन इन्फ्लेशन ने सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लेशन जो है, सुना है कि अभी जो गवर्नमेंट के जो आदाद व शुमार आ रहे हैं उसमें मैंने सुना है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, लेकिन अभी तक इसका फ़ायदा आवाम और हमें महसूस नहीं हो रहा। ठीक है। तो अगर आने वाले वक्तों में अगर ये ताजिरों को कीमतें कम करने पे राज़ी कर सकें या ज़ोर ज़बरदस्ती करें तो जाके अगर आवाम को फ़ायदा हो तो हो, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा उससे इंशाल्लाह। तो फैसल भाई, अभी आप मुझे बताइएगा कि आप कितना वक्त दे रहे हैं ईदी फाउंडेशन को, आपकी क्या मसरूफियात होती हैं, और सबसे अहम कि जो शोबा जात हैं उनमें से अगर आप बता सकें कि किन पर काम हो रहा है ज़्यादा इस वक्त, और आपके दिल के करीब क्या चीज़ है सबसे ज़्यादा, कौन सा ज़हर मौत से लेके पैदाइश से लेके मौत तक बहुत सारे सेगमेंट्स में काम कर रहा है ईदी फाउंडेशन, लेकिन आप किस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? जो है एजुकेशन की तरफ मैंने जो 2 नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए, एक तो मिडवाइफ और नर्सिंग स्कूल का जो है उसका प्रॉपर आगाज़ किया है और मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि उसको एक्सटेंड करूँ, और सर्टिफाइड कोर्सेज़ जो है वो हम करवा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट के इदारों से जो है वो एफिलिएटेड होता है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इंस्टीट्यूट हमने कायम किया है, 1 साल हो गया उसको काम करते हुए। मज़ीद जो है वो हम उसको एक्सपेंड करने वाले हैं ताकि हुनरमंद पाकिस्तान का एक प्रोग्राम है हमारा, उसके तहत हम चाहते हैं कि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद को हुनर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। और ज़हर, हमने बहुत सारी यादें ईदी साहब की शेयर की थी अपने पॉडकास्ट में। मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो बहुत वायरल भी हुई, बहुत लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड भी किया, इस प्लेटफॉर्म से भी ज़रा उनका जिक्र हो जाए। आपने बताया कि बचपन में मैं ये सोच रहा था बादामी साहब कि ज़हर है लोग जब मिलते होंगे फैसल भाई से और कहते होंगे कि ईदी अब्दुल सत्तार ईदी के बेटे, हाथ चूमते होंगे, पता नहीं किस अकीदत थे। फैसल भाई ने इंकशाफ किया कि हमें आम तौर पर बचपन में
नफरत का और हेट का निशाना बनाया जाता था। वजह क्या, मतलब क्यों? ये ज़रा फैसल भाई इस पे बताइए ना कि क्या उसकी वजह थी। असल में एदी साहब जो है वो इंसानियत पे काम करते थे, तो वो कम्युनिटी पे काम करने वालों के ख़िलाफ़ उनको तनकीद करते थे। और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो कम्युनिटी की बुनियाद पे था, तो वो चलाने वाले ज़्यादातर सेठ, बिल्कुल, और ये सेठों के खिलाफ और एदी साहब हमेशा सेठों के ख़िलाफ़ बात करते थे। तो फिर उसमें कुछ टीचरों को या स्टाफ को जो है वो कहा जाता था कि इनको विक्टिमाइज़ किया जाए। कुछ टीचर हमें मारती बहुत थी। अच्छा। कमज़ोर तो था मैं, स्टूडेंट एज अ कमज़ोर था, लेकिन इतना नहीं कि जितनी मार पड़ती थी। हाँ, मार इतनी पड़ती थी कि फिर ढीठ हो गए थे, फिर इतना मारना जितना मारना मारो। बिल्कुल सही। एक बात आपने की और वो बहुत ही ज़रूरी भी है कि जब लोग आपसे कहते थे कि शायद ईदी साहब जो है ना वो ईमान के मामले में कमज़ोर हैं या मुसलमान नहीं है, और आप तो नमाज पढ़ते देखा करते थे उनको। जी हाँ, ईदी साहब असल में जो है वो बराबरी की बात करते थे, सोशलिज़म के हिमायती थे। तो कहते थे कि अमीर और गरीब का फासला जो है वो कम होना चाहिए समाजी बुराइयों को ख़त्म होने के लिए। सही। तो फिर जो अमीर हैं वो तो नाराज़ होंगे कि हमारी दौलत क्यों लेने के चक्कर में पड़े रहे ईदी साहब। तो इसकी वजह से जो है वो अमीरों के जो चमचे थे, हम समझ लें, नुमाइंदे कह लें या उनके एजेंट कह लें, तो वो फिर ईदी साहब को कहते थे ये तो काफिर है, मुल्लिद है, लादीन है। इसको सुनना भी नहीं चाहिए, इससे तो बात भी नहीं करनी चाहिए, इसको तो इज्जत भी नहीं देनी चाहिए। तो बस ये मसला था। और आपने बताया कि आप तो ईदी साहब से पूछा कि मैं तो नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ आपको। मैंने तो ईदी साहब को कितनी दफ़ा किसी ज़माने में जो है वो जवानी में मैंने सुना था कि ईदी साहब कम पढ़ते थे नमाज़ और कुफरियाना बातें भी करते थे, लेकिन मैंने जब देखा अपने होश संभालने के बाद तो जो है वो तकरीबन रोज़ ही देखता था ईदी साहब को नमाज़ पढ़ते हुए। जब भी मुलाकात हो तो वो फ़र्ज़ अदा करते थे जल्दी जल्दी से, लेकिन पढ़ते थे और फिर बाकी फ़र्ज़ पे लग जाते थे कि इंसानियत की खिदमत। हाँ, बाकी दूसरे फ़राइज़ करना शुरू कर देते थे। और ये भी ज़रा हम चाहेंगे, एक और बात जो लोगों ने बड़ी हैरानी से देखी भी और फिर अगेन उस पर कॉमेंट्स भी किए उस पॉडकास्ट के, कि ईदी साहब का आखिरी वक्त तक अपना घर नहीं था। नहीं, ईदी साहब ने कभी घर नहीं बनाया। ईदी साहब हमेशा दफ्तर में ही रहे, उसी ऑफिस में। पहले बाहर सोते थे बाकड़े पे, फिर एक कमरा अंदर ले लिया, 30-35 साल वहीं पे रहे। और हम जो बाकड़ा तरह लोगों को बताया ना, बाकड़ा जो है वो बड़ी टर्म है हमारे, हम थारादर में सारे पले बड़े हैं। एक पूरी स्ट्रीट है बाकड़ा होटल नाम से, बहुत मशहूर है बाकड़ा होटल। तो बाकड़ा वो हम गुजराती मेमनी में बेंच को कहते हैं। बेंच हो गया ना, बाकड़ा बेंच नहीं होती। अच्छा। हाँ, तो बाकड़ा होटल भी इसलिए कि बाहर बेंचें लगी हुई थी, बाहर बाकड़े पे बेंच में सोते रहे नहीं। हाँ, शुरू में ईदी साहब 20-22 साल तक बाकड़े पे सोते रहे। तो जो है वो 1962 के इलेक्शन में ईदी साहब जीते थे, बीडी इलेक्शन में। अच्छा। तो अयूब खान के बेटे ने फ़ोन किया, अभी असम्बली मेंबर है। जी हाँ। उसने फ़ोन किया कि ईदी साहब आप वोट जो है वो हमें देंगे। ईदी साहब ने कहा मैं आपको वोट नहीं दूंगा, मैं फातिमा जिन्ना को वोट दूंगा। अच्छा। तो उन्होंने थोड़ी सी तल्ख ज़बान इस्तेमाल की। तो ईदी साहब ने कहा मैं बाहर बाकड़े पे सोता हूँ, जो हो सकता है कर लेना। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा। और नहीं दिया वोट, मैंने नहीं दिया वोट। नहीं, फातिमा जिन्ना को वोट दिया। चंद लोगों ने दिया था, उसमें ईदी साहब एक। वाह। क्या बात है, ये बाउसूल आदमी हर मामले में। क्या कहने फैसल भाई, आप 4000 रुपया रेट लगा था उस वक्त। जो भी अयूब खान को वोट देगा या उसके नुमाइंदे को वोट देगा, हाँ, तो वो 4000 रुपया उसको वोट देने के थे। तो ईदी साहब को भी ऑफर की गई, हमको कहा कि ज़्यादा दे देंगे, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। क्या कहने।